देखिए, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा का नाम जाना जाता है महादेवी वर्मा जी को, ठीक है। महादेवी वर्मा जी से जुड़े कुछ और जो इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस युग की कवित्री थी? तो ये छायावादी थी, है ना, छायावादी। छायावाद के जो कवि थे वो प्रकृति प्रेमी होते थे। इनकी किस कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो वह था यामा। 1982 में, 1982 में यामा के लिए इनको क्या मिला था? आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न बहुत तगड़े तगड़े हैं और सबका पूरा पूरा मेल है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का मेल है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें से देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस निबंध संग्रह के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है? ये ध्यान रखना दोस्तों, हिंदी में अगर आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, 30 में अगर आप 25 हो इसके ऊपर हो, तो बाकी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इनमें से किस निबंध संग्रह के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है? देखो इनका क्या है, कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल। ठीक है, ये द्विवेदी जी की रचना है। जबकि आचरण की सभ्यता, ये किसकी रचना है? ये सरदार पूर्ण सिंह जी की रचना है। किसकी रचना है? सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, ये ध्यान रखना, आचरण की सभ्यता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कितने आपके अभी तक मैंने 2 प्रश्न कराए हैं। 2 प्रश्न में ये आपका कह सकते हैं कि स्वमूल्यांकन है, कितने प्रश्न आप सही करते हो। चलो देखो अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है ना? तो आवारा मसीहा अगर हम बात करते हैं तो इसमें जिसका जीवनी है, किसकी जीवनी है? और आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। विष्णु प्रभाकर जी का ये है कृति है। और आवारा मसीहा में शरत चंद चट्टोपाध्याय या आपको शरत चंद चटर्जी भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, चटर्जी का फुल फॉर्म चट्टोपाध्याय होता है ना, मुखर्जी का मुखोपाध्याय होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 है, संस्कृति, ठीक है, के 4 अध्याय किसकी रचना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, चलिए बताइए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो देखो भाई, प्रश्न अगर आप अच्छे लेवल के प्रश्न करोगे, और हमारे जो बाबू बैच में मात्र 199 में आपको सभी प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस विद पीडीएफ प्लस कॉन्सेप्ट की क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल रही है। ठीक है, प्रैक्टिस लाइव कराई जा रही है, कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस रिकॉर्डेड मिल रही है। तो अगर आप डेमो देखना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और वहां पर डेमो क्लासेस पड़ी हुई है, डेमो भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ठीक है, तो अगर हम दिनकर जी की बात करते हैं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्राप्त हुआ था। इस सन में प्राप्त हुआ था? 1972 में प्राप्त हुआ था। कमेंट करिए। और उनकी जो कालजयी रचना है उर्वशी के लिए इनको क्या प्राप्त हुआ था? उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 30 प्रश्न है, कितने प्रश्न आप सही करते हो ये ध्यान रखना। छठा प्रश्न देखिए, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है आना, ये किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो देखो, जब लेवल आपका अच्छा होगा, हमने कहा ना कि इस तरीके के प्रश्न अगर आप कर ले जाओगे तो आपकी चांसेस ज्यादा होंगे सिलेक्शन के। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो पंक्ति है, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है, ये जो पंक्ति है ये कबीरदास जी की है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बी इज द राइट आंसर, छठे का बी राइट आंसर है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। 7वां प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देख रहे हो, इसका उच्चारण स्थल क्या है? ठीक है, वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन है
स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जो आपके मुख से कहीं ना कहीं स्पर्श होके निकलते हैं, उनको उसकी स्थिति के अनुसार उनका वर्गीकरण किया गया है। अब आप देखोगे ये ई च छ ज झ, तो आप जानते हो कि क च त त प, ये कितने हैं? ये आपके स्पर्श व्यंजन है, 5 वर्ग हैं और हर में 5 5 क्या होता है? वर्ण होता है। तो टोटल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं, ठीक है। और ये चवर्ग है, ये चवर्ग है। चवर्ग किस में आता है भाई? तालव्य में आता है, ठीक है। चवर्ग किस में आएगा? तालव्य में आएगा। और इसके लिए देखिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर आपको स्पर्श व्यंजन पहचानने में प्रॉब्लम है, अगर आपको एग्जाम में दे दे बताओ भाई ये किस वर्ग का स्पर्श व्यंजन है, क्या ये किस में आएगा? इसका उच्चारण स्थल क्या है? ठ से ठठेरा वाला, ठीक है। ठठेरा वाला ठ का उच्चारण स्थल बताइए। तो आप पहले तो ध्यान रखना है कि ये किस वर्ग में आएगा। ये टवर्ग है, ट ठ ड ढ, ठीक है। और टवर्ग हमेशा किस में आता है? मूर्धन्य में आता है, ठीक है। और इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताया था रटने के लिए। हर बार जब ये क्वेश्चन आते हैं तो मैं बताता हूँ, इसको आप KTM DO कर लो, ठीक है। KTM DO मतलब जितने भी कवर्ग होंगे ये कंठ से हैं, जितने भी चवर्ग होंगे च छ ज झ य, ये आपके तालव्य से हैं, जितने भी टवर्ग होंगे ट ठ ड ढ ये मूर्धन्य है, जितने भी तवर्ग होंगे ये दंत से हैं, जितने भी पवर्ग होंगे प फ ब भ म ये आपके ओष्ठ से हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब इसको तैयार कर लोगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी, ठीक है। चलो भाई क्या क्वेश्चन है आप लोगों के? हाईकोर्ट आरो इंग्लिश क्लास चलेगी भाई, चलेगी चलेगी, क्लास चलेगी, थोड़ा सा वेट करिए और सभी प्रकार के क्लासेस आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। चले, ये समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, सुमेलित करना है। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, विलोम है। अनुराग का क्या होता है? कृश का क्या होता है? आहूत का क्या होता है? और आह्वाहन का विलोम क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 30 में से आपका टारगेट होना चाहिए 25 प्लस हिंदी कर लेना, और उसके बाद आपका 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का है, फिर यूपीजीएस है, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें 20 क्वेश्चन है, यूपीजीएस भी 20 है भाई, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 20 जीएस भी आएगा आपका। तो देखो यहाँ पर क्या है, अनुराग का विलोम होता है विराग, ठीक है। ये तीसरा हो गया। कृश मतलब दुबला पतला होता है, कृश का अर्थ होता है दुबला पतला, तो इसका विलोम पुष्ट हो जाएगा। आहूत मतलब बुलाना, अनाहूत नहीं बुलाया गया, जिसे बुलाया गया है आहूत है, जिसे नहीं बुलाया गया वह अनाहूत है, तो यहाँ पर आपका अनाहूत हो जाएगा। और आवाहन करना, बुलाना और सभा को विसर्जित करना, सभा बुलाना और सभा को विसर्जित करना, तो यहाँ पर आप देख रहे हो अनुराग का 3 हो गया, कृश का पुष्ट हो गया, आहूत का अनाहूत हो गया, और आपका आवाहन का विसर्जन। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई। तो अभी तक आपके कितने प्रश्न सही हुए बताइएगा, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी एज्यूम करके चलिएगा कि अगर हम प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं तो हमसे गलती हुई है तो हमारे मार्क्स कटेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि पेपर पेन मोड में आपका एग्जाम होगा और जब आप सर्किल डार्क कर देते हो तो आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप ऑनलाइन पेपर होता तो आप चेंज कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है, वह अर्ध सममात्रिक छंद। देखो भाई छंद हो गया है ना, पिंगल ऋषि छंद के प्रणेता, पिंगल ऋषि, पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है छंदों का। सबसे अगर आप देखोगे तो ऋग्वेद में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आपके छंद, रस, अलंकार, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न कह रहा है वह अर्ध सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं तथा विषम चरणों में 12-12, विषम मतलब 1 और 3 में कितनी होंगी? 12-12 होंगी, ठीक है। और सम चरणों में कितना होगा? 7-7 होगा। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 19 और 19 हो रहा है, ठीक है। यही प्रश्न कह रहा है मात्राएं होती हैं वह छंद क्या कहलाता है। ध्यान रखना दोस्तों, छंद से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, कमेंट करिए, ठीक है। इसको बरव्वय कहा जाता है, ठीक है, बरव्वय कहा जाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। वे परिश्रमी होते हैं जो लड़के अच्छे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो वाक्य अगर देखा जाए रचना के आधार पर, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जहाँ पर एक ही उद्देश्य है ना, और आपका सिंपल सेंटेंस हो,
संयुक्त जो दो से सरल वाक्यों को मिलान और इससे जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, वे परिश्रमी होते हैं जो, तो इसकी एक पहचान है, ठीक है, वे परिश्रमी होते हैं जो लड़के अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ये मिक्स सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, ये आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 10वें का राइट आंसर बी होगा भाई। चलिए आगे चलें, कमेंट करते रहिएगा और थोड़ा सा यार संख्या वंख्या बढ़ा दो, ठीक है। और देखो मिश्र वाक्य में ये अगर आप देखोगे जब तब जे की जो वह, ये सब इसकी पहचान होती है, ठीक है। एक प्रधान और इस पर आश्रित की अगर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए छप्पय, ये भी आपका छंद से प्रश्न है। तो देखो भाई छप्पय, बरव्वय, दोहा, सोरठा, उल्लाला, कुंडलिया, ये सब भी आपको पढ़ना है। छप्पय में होते हैं, देखो छप्पय में क्या क्या होते हैं, ये जो आपका है इसके अंतर्गत अगर आप बैच में देखोगे तो सब कुछ पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट वाली में। पहले 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो रोला प्लस उल्लाला, ये ध्यान रखना, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। रोला प्लस उल्लाला, ठीक है, मिलकर क्या बनते हैं, ये छप्पय बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसी तरीके से एक प्रश्न आपका और पूछा जाता है, दोहा एवं रोला के योग से कौन सा छंद बनता है। तो अगर आप दोहे को मिला दो, ठीक है, दोहा प्लस रोला, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसका दोस्तों क्या बनता है, इसका बनता है कुंडलिया बनता है। दोहा और रोले को मिलाने से कुंडलिया बनता है। और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे, डेली आपकी क्लास 4:30 बजे होगी और जो भी चीज़ें हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहना और क्लास रेगुलर चलेगी, बीच में थोड़ा सा कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही थी, है ना। अनिल प्रजापति, राहुल, विशाल और भी जितने छात्र हैं, एम एजुकेशन, पंकज पटेल, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। सुबह 10:30 बजे रीजनिंग है। हाँ इसको बताओ, अमी हलाहल मद भरे सेत, श्याम रतनार जियत मरत, झुकी झुकी रत जही चितवत एक बार, ये किस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियां हैं। तो देखो भाई, अगर आप इस तरीके के प्रश्नों को पढ़ोगे, इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी जो तैयारी है, आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो भाई प्रणाम, शैलेंद्र सिंह मोस्ट वेलकम है। देखो ये आपका रसलीन जी का है, ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं रसलीन जी की हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आजकल जो पूछने का ट्रेंड हो गया है, कवियों के कलमी नाम या उनके उपनाम से प्रश्न पूछा जाता है। यह पंक्तियां किस कवि की हैं, ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये रसलीन जी का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखो भाई इसमें क्या दिया है, यह शब्द है और उसका ही पर्यायवाची है, ठीक है। पत्नी को भार्या कह सकते हैं, बंदर को मरकट कह सकते हैं, बंदर को कपि भी कहा जाता है, बंदर को क्या कहा जाता है ना, कपि भी कहा जाता है, शाखा मृग भी कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, शाखा मृग ये आपसे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बंदर को वानर भी कहा जाता है, ठीक है। बाघ को वाटिका भी कहा जाता है, आराम भी कहा जाता है, ठीक है। बाघ को वाटिका, आराम, उद्यान, फुलवारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फुलवारी भी कहा जाता है। वहीं पर बादल का जलध नहीं होगा, जलज होता है, बादल का जलज होता है, ठीक है। जलध किसका पर्यायवाची है, जलध समुद्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका गलत हो रहा है, ठीक है। समझ गए आप लोग, राइट आंसर 14 का डी है, ठीक है। जी हाँ, जलधि का मतलब बादल, वो सॉरी आपका समुद्र होता है, जलज मतलब बादल, ठीक है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो एक आता ना सेंटेंस, जलधि लांग गए अचरज नाही, है ना। जलधि, जलधि मतलब समुद्र होता है। चलिए सागर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
अर्जुन का पर्यायवाची बताना है यहाँ पर फटाफट। यहाँ क्या कह पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। देखो पर्यायवाची से भी आपके प्रश्न आएंगे। अगर हम अर्जुन की बात करते हैं, इनका पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो धनंजय कहा जाता है, गांडीवधर कहा जाता है, कौन्तेय भी कहा जाता है, रोहिणे रोहिणी, ये रोहिणे यहाँ इनको नहीं कहा जाता, ये बलराम के संदर्भ में है, ठीक है। ये बलराम जी के संदर्भ में है, रोहिणे इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए फटाफट। 50 प्रश्न है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, जहां समझाने वाली बात है मैं समझा भी दे रहा हूँ। कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो कोयल, कोयल की अगर बात करते हैं तो कोयल की बात करते हैं तो कोकिल भी कहा जाता है, ठीक है, बसंत दूत भी कहा जाता है, श्यामा भी कहा जाता है। शकुनी कोयल का पर्यायवाची नहीं होगा। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न देखिए, मनोज का पर्यायवाची शब्द है। तो भाई पर्यायवाची भी इंपॉर्टेंट है, और अगर हम मनोज की बात करते हैं तो मनोज को देह रहित भी कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, देह रहित, ठीक है। रतिपति, रतिपति, रति के पति, अब आप समझ गए होंगे, रतिपति भी कहा जाता है, मदन भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे मनोज को कामदेव, मनोज किसके पर्याय है, कामदेव के पर्याय है। अलंकेश कुबेर जी के पर्याय है, ठीक है, कुबेर जी के पर्याय है। केशव भगवान विष्णु जी है ना, केशव माधव आप देखते हो विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। श्याम श्री कृष्ण जी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे यहाँ पर कामदेव, यहाँ पर राइट आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है 18 प्रश्न है, ये एक लोकोक्ति है, मुहावरे लोकोक्तियों से है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक। तो देखो ये सब भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो भाई छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका तात्पर्य मुहावरा जो लोकोक्ति है इसमें क्या निकल के आ रहा है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, या योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। तो भाई छछूंदर है और चमेली का तेल, तो अयोग्य व्यक्ति को क्या करना, अच्छी चीज दे देना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने ए बताया है सही जवाब है। चलिए यहाँ पर बताइए ये किस प्रकार का वाक्य है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ गया, कोई नहीं। किस प्रकार का वाक्य है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, क्वेश्चन मार्क है। देखो रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य आपने पढ़ा है, ठीक है। और उसके इसके बाद अगर आप देखोगे अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो ये आपका अर्थ के आधार पर, क्या ये आज्ञावाचक हो सकता है, क्या ये संकेतवाचक है, ये संदेह है, या इच्छावाचक। देखो इनमें चारों में क्या क्या डिफरेंस है ये समझिएगा। क्या आप लोग बता रहे हैं, 19 का राइट आंसर बी बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देखो आज्ञावाचक में ऑर्डर देना, अगर मास्टर साहब है, टीचर है, क्लास में बच्चों कह रहे हैं वहां जाकर बैठ जाओ, ठीक है, ये आज्ञा दे रहे हैं। संदेह, उसने काम किया होगा, पता नहीं किया होगा कि नहीं किया होगा, ये राम की किताब है, और संदेह यहाँ पर है। इच्छा, मेरी इच्छा है आप दीर्घायु हो, आपकी नौकरी लगे, है ना। तो यहाँ पर देखो कि बिल्कुल संकेतवाचक है, ये संकेत कह रहा है। किस प्रकार का वाक्य है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। संकेतवाचक वाक्यों में क्या होता है, एक के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। अगर पानी नहीं बरसता तो जाहिर सी बात है धान सूख जाता, तो पानी बरस गया तो धान अच्छी हो गई, ठीक है। तो ये संकेतवाचक हो गया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। संदेह मत लगाइएगा, संदेह मतलब जहाँ पर संदिग्ध होता है। सपोज दैट कोई पुस्तक मिली है क्लास में और मास्टर साहब सोच रहे हो सकता है ये श्याम की हो या राम की हो, तो डाउट है, संदेह है ना अभी, तो वो चीजें नहीं है। लेकिन एक वाक्य पे ऊपर डिपेंड है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, ये संकेत दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पेट में दाढ़ी होना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलो भाई बताओ, पेट में दाढ़ी होना, ठीक है, पेट में दाढ़ी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पेट में दाढ़ी होना। बहुत ही अच्छा मुहावरा है, ठीक है, वो भाई संकेतवाचक है, ठीक है, जहां एक वाक्य किसी दूसरे की संभावना पर डिपेंड होता है। बिल्कुल देखो, पेट में दाढ़ी होना मतलब कम उम्र में अधिक अनुभवी एवं ज्ञानी होना।
एक और आप सुनते होगे, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, है ना, गुदड़ी के लाल। ठीक, तो ये सब चीजें आप देखोगे तो कम उम्र में अधिक अनुभवी एवं ज्ञानी होना, पेट में दाढ़ी होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। इसके बाद 20 क्वेश्चन जीएस के होंगे। खेत रहना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एक और होता है काम आना, है ना, काम आना। ये भी आप समझते होगे, काम आना, देश के काम आना, काम आना, उसका जीवन काम आया। ठीक है, सही तो होना, तो ये भी इसमें संदर्भ में पूछा जाता है। 22वां क्वेश्चन देखिए, असरफिया लुटे कोयलों पर मुहर का आशय। चलिए, मुहावरे लोकोक्तियां, अच्छे अच्छे प्रश्न है, और आगे आपको डेली क्लासेस में हर प्रकार के प्रश्नों को कराया जाएगा, और ये आपकी टेस्टिंग है, आप कितने प्रश्न सही करते हैं। ठीक है, असरफिया लुटे कोयले पर मुहर, असरफिया लुटे कोयलों पर मुहर, इसका ये जो आशय है क्या होगा? कोयले की रखवाली करना, बेपरवाह हो जाना, महंगी चीज की बजाय सस्ती चीज की परवाह करना। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी वाले बिल्कुल करेक्ट है। 22वां जो प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न। देखिए, अभी तक आपके कितने सही हुए बताइए कमेंट करके। ये भी मुहावरा ही है, लोकोक्ति के अंदर आएगा। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे। देखिए, ये सब आपके पीसीएस में पूछे गए प्रश्न है, तो लेवल को मत समझिएगा, लेवल बहुत लो वाला है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ बताना है। जान जोखिम में डालना, बड़े काम, यहाँ पर काम होगा, ये कमा लिखा है, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उदंड व्यक्ति की दुष्टता, या किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो भाई, जिस प्रकार से ऊंट है, ऊंट इतना लंबा होता है, और आप उसकी चोरी निहुरे निहुरे करेंगे, तो बड़े काम को छिपकर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसका यही निकलेगा अर्थ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। सुदामा के तंदूल, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुदामा के तंदूल सुना है आप लोगों ने? देखो, यहाँ पर हम आपको कंटेंट जबरदस्त देंगे। ठीक है, कंटेंट आपको कहीं से भी कम नहीं मिलेगा, बस आपको पढ़ने की ललक होनी चाहिए। सुदामा के तंदूल का क्या अर्थ होगा? कमेंट करके बताइए। सुदामा के तंदूल, कमेंट करो भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। देखो, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, ये इसका अर्थ होगा। सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। आपने श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती का एग्जाम्पल देखा ही होगा, है ना। तो सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, सुदामा के तंदूल, ये मुहावरे इसका जो क्या होगा अर्थ होगा। ठीक, चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। चलिए, कहावत है, देखो, कंगाले को, चलो थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो, यहाँ पर शर्म हया की बात हो रही है ना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, तो देखो, जो बेशर्म हो चुका व्यक्ति है, उसको इज्जत गवा देने का भय नहीं होता है ना। कहते हैं जो निर्लज्ज व्यक्ति होते हैं, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, जो निर्लज्ज व्यक्ति होते हैं। ठीक है, इसका ये शाब्दिक अर्थ मतलब मुहावरा होगा, अर्थ होगा। अगला मुहावरा देखिए, नाक पर सुपारी तोड़ना। ये बहुत बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इज्जत हल्की करना, घृणा करना, असंभव को संभव करना, या बहुत परेशान करना। चलिए बताइए। यहाँ पर क्या होगा? देखो भाई, नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। कितने छात्रों ने सही जवाब दिया है? 26 का राइट आंसर, परेशान करना। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, परेशान करना होगा। ठीक है, चलिए, असंभव को संभव करना नहीं। 27वां प्रश्न देखिए, सूक्ष्म का विलोम बताना है। छोटा करते हैं, सूक्ष्म का विलोम। तो भाई, कोई सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, तो इसका उल्टा क्या होगा? संक्षिप्त होगा, है ना, विस्तार से, संक्षिप्त से, विशिष्ट होगा,
स्थूल होगा या आप इसको बड़ा कह सकते हो। सूक्ष्म का विलोम बताना है, ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कमेंट करिए। तो देखो सूक्ष्म का स्थूल होता है, छोटा का बड़ा होता है, ठीक है। जिस तरीके से आपका पूछे छोटा का बड़ा होता है। संक्षिप्त का विस्तार में होता है, भाई विस्तार में बताओ, संक्षिप्त में बताओ। शिष्ट का विशिष्ट है ना। चलिए 28वां देखिए, विवेकी का विलोम शब्द है। देखो विवेकी का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपना भला बुरा समझ सके, जिसको अपने भले बुरे का ज्ञान होता है उसको विवेकी कहा जाता है, ठीक है। और जिसको नहीं होता है उसको हम अविवेकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए 2 प्रश्न हिंदी के और है, इसके बाद जीके जीएस की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? बहुत अच्छा प्रश्न है। शुक्ल का विलोम बताएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर देखिए, शुक्ल है, काला है, कृष्ण है, असित है या श्यामल है। तो शुक्ल का विलोम क्या होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं ना, अगर आप देखोगे तो शुक्ल का विलोम क्या होता है, यहाँ पर कृष्ण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसके बाद जीके जीएस के 20 प्रश्न में कराऊंगा। अनिश्चितता के भाव को प्रकट करने के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। यानी कि अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, इसको बताएंगे। तो क्या होगा, बंद मुट्ठी में क्या है, पर्दे के पीछे कौन है, न जाने भाग्य में क्या है, न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। अब मान लो कि जैसे कि लोकसभा का चुनाव है, होने वाला है, ठीक है, सभी पार्टियों में अनिश्चितता का भाव है, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो न जाने ऊंट किस करवट बैठेगा, ठीक है, ये अनिश्चितता के भाव को बताता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। तो 30 में से आपने हिंदी के कितने प्रश्न सही किए? ऐसे कितने छात्र हैं जो 25 प्रश्न जिन्होंने सही किया है, कमेंट करके बताएंगे। अगर आप 20 भी कर रहे हो अभी तो भी हम मानेंगे सही सही आपकी हिंदी है, लेकिन हिंदी पर आप मेहनत कर लो, 1/4 के नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, ठीक है।